एंड कहते हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्पेशल ही यहाँ पे मॉडल पेपर। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल ही क्लास है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही भी कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट आपको जो है कहाँ पर मिलेगा, तो बिल्कुल ही फ्री में जो है आप लोगों को हमारा चैनल रीजनिंग सीखो जो है आप लोगों की पूरी तैयारी फ्री में करा रहा है। ठीक है, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप जो है यहाँ से बेहतर तरीके से क्लास किया करिए। अगर एक सीट पक्का करना है तो आपको भी मालूम है कि वैकेंसी बहुत कम है और फॉर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा गया है। तो अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर तरीके से लग जाओ अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। जिनका भी पेपर 22 और 23 फरवरी को होने जा रहा है उनके लिए जो है बिल्कुल अब समय बहुत कम बच चुका है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि जो आपके लिए मैंने पहले आपको एक ही क्लास कराया करता था, अब जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग 3 क्लासेज में कवर करें। एक क्लास आपको सुबह में हुआ है 8 बजे, एक तो आपके 2 बजे होता है और एक जो है आपके शाम में 7 PM पे होता है। ये आप 3 क्लासेज आपको करना ही होगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको तीनों ही क्लास करना होगा, क्योंकि देखिए ऑल सब्जेक्ट की आपकी बेहतर तरीके से तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो इस क्लास को जो है करने के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप तैयार हो और बिल्कुल ही आपको ऐसा ही प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो कम से कम देखिए इतना चीज़ आपको फ्री में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं करने वाला है, आप ये जान लो। यूट्यूब पे कोई भी आपको इतना फ्री कंटेंट नहीं देता है, सबके चार्जेज हैं। अगर आपको कोई फ्री में दे रहा है तो उसका कम से कम यार आप सपोर्ट करो और ये क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले पहला नंबर प्रश्न का सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों को दिया क्या है, ये देखिएगा। इसने कहा है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के जो है प्रश्न है, अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोला क्या है आप देख लीजिए कि एक निश्चित कूट भाषा में नाबार्ड को जो है ये लिखा जाता है, उसी भाषा में मुंबई को जो है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आपको रीजनिंग के हर एक प्रश्न को दूंगा 10 सेकेंड का समय, आपको वहाँ पे भी 10 से 15 सेकेंड में उड़ा देना है। आपको 10 से 15 ही सेकेंड में वहाँ पे भी करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं 60 मिनट है आपके पास और प्रश्नों की संख्या है 75 क्वेश्चन। मतलब आप कह सकते हो कि आप 1 मिनट से कम में भी एक प्रश्न को सॉल्व करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। तो किस तरीके से होगा, जब आप डेली क्लास करोगे, शाम में मॉक टेस्ट लगाओगे मेरे साथ, तो ही ये सब मुमकिन है। ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। और ख़ास करके मैथ रीजनिंग तो टाइम लेता ही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 20 को लिखा है सी, मतलब हम देखें तो बी के बाद +1 करके सी लिखा है, ए के बाद +1 बी लिखा है, आर के बाद एस लिखा है, ओ के बाद पी लिखा है, डी के बाद फिर बी के बाद, सब में एक एक प्लस इसने कर दिया है। ठीक है, आप भी वही लॉजिक लगा दो, सब में +1 सब में +1 किया है तो आप भी कर दो। एम के बाद एन होता है, ठीक है, यू के बाद भी होता है, एम के बाद एन होता है, एन भी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बी है तो बी के बाद सी होता है, ए के बाद बी होता है, आई के बाद जे होता है। ठीक है, अंत में जे होना चाहिए। आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न तो बिल्कुल ही आप लोगों को परेशान करने वाला है, क्योंकि एनालॉजी का प्रश्न ही थोड़ा सा जो है जीके टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जीके की पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि प्रश्न में बोला है मुद्रा का संबंध किससे बता रहा है, रुपया से, तो फिर जो है यहाँ पे कह रहा है मुद्रा यानी कि रुपया का संबंध जो है भारत की मुद्रा। ये लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुद्रा से रिलेटेड मतलब प्रश्न बनाया है, कह रहा है कि रुपया जो है मुद्रा, उसके बाद से कह रहा है कि भारत की संबंध मुद्रा से है, तो डॉलर का संबंध किससे होगा।
डॉलर का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ये जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो मुद्रा लिखा है, ठीक है, ये मुद्रा में रुपया लिखा है, तो रुपया का संबंध किससे है, भारत से है, ठीक है, मुद्रा में। उसी प्रकार मुद्रा जो लिखा गया है डॉलर, डॉलर भी एक प्रकार का मुद्रा है, तो इसका संबंध कैसे है ये आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पे आप लिख लो रुपया का संबंध यहाँ पे इंडिया से है, ठीक है, ये कह रहा है। उसी प्रकार हमें जो है यहाँ पे बताना है, उसी प्रकार जो है डॉलर का संबंध जो है किससे होगा, डॉलर भी एक प्रकार का क्या है, मुद्रा है, ठीक है। तो ये जो है मुद्रा कहाँ का है, ये अगर आपको पता है, यही प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कहोगे भाई साहब डॉलर जो है ये अमेरिका का मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है विषम चुने। क्या करना है आपको, विषम चुनना है। मतलब आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है आपका अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है, जो अलग है आपका वही आपका राइट उत्तर है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। इस प्रश्न में राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। समय नहीं है आप लोगों के पास, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए नेफ्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले इस तरीके के अंकों में हम देखेंगे तो एन होता है 14 पे, फिर ई लिखा है, फिर एफ टी, आर के बाद टी लिखा है, आई के बाद एम लिखा है, आई के बाद एफ लिखा है। मतलब लॉजिकली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। अब देखिए अगर आप समझेंगे तो ये कोड वर्ड है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे NEFT, NEFT का कार्य क्या होता है कि किसी बैंक में जाएंगे तो पैसा भेजने के कार्य आता है। RTGS, RTGS भी आप बैंक में जाओगे कराओगे, मतलब मुद्रा जो है लेन देन भेजने के कार्य में आता है। IMPS, IMPS जो है बैंक में यही कार्य करता है, पैसा जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र के लिए। पर IFC जो होता है, IFC ये पैसा भेजने के लिए नहीं बनता है, ठीक है, ये बैंक शाखा की पहचान के लिए जो है कोड बनाया जाता है। IFC कोड अलग अलग बैंकों की जो पहचान होती है वही दर्शाता है, तो अलग हो जाएगा IFC। अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। अब देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न आता है तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया है कि आप जो भी कहा जाए वह आप हो, ठीक है। आप सुरेश मान लो कि आप हो, कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुरेश कह रहा है एक व्यक्ति के बारे में कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह व्यक्ति सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। इसने कहा है, सुरेश कह रहा है कि वह मेरे दादाजी, मतलब सुरेश यहाँ पे है, सुरेश के यहाँ पे कौन होगा, फादर, और फादर के जो है यहाँ पे हो जाएंगे तो ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे। यही कह रहा है कि दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौता पुत्र कौन है यहाँ पे, सुरेश के पिता। सुरेश के पिता कह रहा है कि इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी इनका पुत्र या तो सुरेश होगा, तो ये तो सुरेश, वह व्यक्ति सुरेश से कैसे संबंधित है, यानी कि इसका एक और पुत्र होगा इसके पिता का यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमें जो बताया जा रहा है। तो वह कह रहा है सुरेश का वह व्यक्ति कौन होगा भाई साहब, भाई हो जाएगा। ये सुरेश का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्योंकि इसके दोनों के पिता सेम है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा इसने क्या कहा है, सबसे पहले ये देख लो। देखिएगा यहाँ पे दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एक बैंक मैनेजर उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर जो है वह अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह जो है दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। वह अब जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, आपको मैंने बता दिया है दिशा। सबसे पहले उत्तर चला है, उत्तर कौन सा दिशा होता है, ऊपर की तरफ। 10 किलोमीटर चला 10 लिख दो, 20 किलोमीटर चला है 20 लिख दो। इसने कहा फिर जो है आपको क्या करना है, दाएँ मुड़ना है, दाहिने तरफ मुड़ जाओ
और फिर जो है चलो 10 किलोमीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है दाहिने मुड़ जाओ, दाहिना होता है नीचे की तरफ, फिर जो है 20 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। पहले 20, फिर 10, फिर 20। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ की दूरी जो है पूछ रहा है, तो देखो ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 होगा, यानी 10 मीटर दूर है, यानी 20 वाला दोनों गलत। किस दिशा में है, तो यहाँ से देख लो ये वाला दिशा कौन सा होगा इधर से, तो ये होता है आप लोग का मिड से, तो इधर होता है आपका जो है पूरब। 10 मीटर पूरब है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। दिशा आपने बिल्कुल ही पढ़ लिया है, बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्णमाला जो है श्रृंखला से रिलेटेड, वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड आपके प्रश्न है, लिखा हुआ है ए, उसके बाद से सी, उसके बाद से ई, उसके बाद से जी। देखो ए होता है 2 पे 1 पे, और सी होता है 3 पे, 2 जोड़ दिया है। सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, फिर 2 जोड़ दिया है। ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, फिर 2 जोड़ दिया है। इसके आगे आप फिर से 2 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा। 9 पे होता है आई। 9 पे कौन से अक्षर होते हैं, आई। आई जो है आप लोगों को देख लेना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और अगर आपने बी को चुना है, अगर आपने बी को चुना है तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दो। जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो यार, कम से कम इतना मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता ही है यार, फ्री क्लासेज आपको दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, न्याय निगमन कह रहा है कथन निष्कर्ष से कि सभी बैंक लॉकर हैं, कुछ लॉकर चाबियां हैं। तो अब जो है यहाँ पे निष्कर्ष कौन कौन से सही हैं ये हमें जो है बताना है। अब इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले आप देखो इसने बोला क्या है उसको, यहाँ पे सबसे पहले एक तो बना लो। ये कह रहा है कि जितने भी बैंक है, तो बैंक को मैं लिखता हूँ बी से, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी ये जो है आपको बोला गया है लॉकर है, लॉकर को मैं लिख देता हूँ एल से। कुछ लॉकर चाबियां हैं, लॉकर का कुछ हिस्सा, ये लॉकर है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, तो चाबियां हैं, ठीक है। चाबियों को लिखता हूँ मैं सी से लिख देता हूँ, चाहे के से लिखता हूँ की, ठीक है, चाबी। अब इसने कहा निष्कर्ष में आ जाओ, कुछ जो है बैंक चाबियां हैं, ये बैंक यहाँ पे है और चाबी का हिस्सा, तो ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम इस तरीके से कर सकते हैं, तभी कुछ हिस्सा हो जाएगा, कुछ जो है लॉकर का हिस्सा चाबियाँ हो सकता है। दूसरा, कोई बैंक चाबी नहीं है, बैंक का कोई भी हिस्सा, ये बैंक है इसका कोई भी हिस्सा चाबी नहीं है, तो ये भी कंडीशन सही है भाई, बैंक का कुछ हिस्सा चाबी हो सकता है नहीं हो सकता है, यानी कि हम या तो ए या तो बी इसमें से कोई एक ही हो सकता है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि संख्या श्रृंखला को जो है पूरा करें। संख्या श्रृंखला को जो है पूरा करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है 7 का संबंध 14 से है, 14 का संबंध 28 से, 28 का संबंध 56 से है, तो अगला पद बता दो। मुझे लगता है ये प्रश्न सभी लोग कर लोगे। ये प्रश्न जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं सभी लोग कर सकते हैं। देखिए 14 में 2 से गुणा कर देंगे, 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 2 से गुणा करेंगे 28, 28 में 2 से गुणा करेंगे 56, 56 में 2 से गुणा करेंगे 56 दूना 112। और अगर आपने 112 को चुना है, अगर आपने 112 को चुना है तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है, फटाफट से सॉल्व करेंगे कि 5 लोग ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के तुरंत बाईं ओर है, बी डी और ई के बीच में है, ई ए के तुरंत बाईं ओर है, सी के दाईं ओर कौन बैठा है ये आप लोगों को बताना है। तो वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, तो वृत्त आप एक तो बना लो। यहाँ पे इसने कहा है कि एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह किए हैं, यानी कि बीच की तरफ मुँह किए हैं। ए जो है सी के तुरंत बायां बैठा है, ये कहाँ पे है, सी के बाईं ओर, सी के तुरंत बायां, तो सी के बायां इधर हो जाएगा कौन, ए। इसने कहा बी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, बी जो है डी और ई के बीच में है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ई जो है ए के तुरंत बाईं ओर नहीं बैठा है, ई जो है ई के तुरंत बायां,
तो ए के तुरंत बायां कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पे आपको कौन सा नहीं रखना है, जो है यहाँ पे ई जो है यहाँ पे नहीं रखना है। मतलब अब जो है आप बैठा लो, इसने कहा कि बी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, यानी कि यहाँ पे आप 3 लोग खींचो, कितने लोगों को बैठाना है, 3 और 2 5 लोग, 3 और 2 5 लोग, 3 और 3 6 लोग हो गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको एक यहाँ से काट दो, 5 लोग हो गए। इसने कहा है कि बी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, बी डी और ई के बीच में बैठा है, यानी कि हमें यहाँ पे डी रखना है और यहाँ पे रखना है ई, और यहाँ पे हो जाएगा बी। बी जो है डी और ई के देखो बीच में बैठ गया, और इसने कहा था कि ई जो है ई ए के पास में नहीं होना चाहिए, ए के पास में, ए जो है सी के तुरंत बाईं ओर है, और ई जो है ई जो है ए के तुरंत पास में नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये कंडीशन भी पूरा हो गया। इसने कहा है सी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी के दाहिना साइड, सी है इसके दाहिना साइड में, ई जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है वेन आरेख के प्रश्न है, वेन आरेख से प्रश्न है। कह रहा है आपका प्रश्न कि जो है मैनेजर और कर्मचारी के बीच सही संबंध का उल्लेख, बैंक मैनेजर और कर्मचारी। तो देखिए सबसे पहले होता है बैंक, ठीक है। बैंक में कौन होता है भाई साहब, आप कहोगे बैंक में होता है मैनेजर, मैनेजर आप कह सकते हो। अब फिर से तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, एक और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बैंक, बैंक का कौन होता है, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के बाद एक कौन होता है, उसमें कर्मचारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक, बैंक के अंदर ही आते हैं कर्मचारी मैनेजर, और मैनेजर के अंदर आता है कर्मचारी। तो इस तरीके से आप देखोगे एक बड़ा गोले के अंदर, एक गोला के अंदर एक और गोला, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी, एक सबसे बड़ा गोला है, फिर बड़ा वाला गोले के बाद एक छोटा गोला, उसके अंदर एक और छोटा गोला। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, गणित का प्रश्न, सरलीकरण करना है आपको, छोटा करना है, बहुत आसान प्रश्न है, आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। 12.5 और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नीचे लगेगा, और दशमलव हटाओगे तो 2 0, क्योंकि 100 से गुणा होता है, आप माने गुणा, 800 प्लस 37.5 ये लिखा है, यानी कि 37 और बटा में आपको कितना 3 0 करना पड़ेगा, गुणे 1600। सॉल्व कर लो आप, यहाँ से 3 0 से ये 2 0 से 2 0 काटे तो नीचे 10, 2 पहाड़े में चला जाएगा, ये हो जाएगा 25 के पहाड़े में, ये चला जाएगा 4, 25 चौका 100, तो इधर आ गया प्लस, इधर कर लो 16, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 5 के पहाड़े में 2 मरतबे, ये 5 के पहाड़े में 5 7 35, 5 5 25, ये 2 के पहाड़े में 8 दूना 16, यहाँ से गुणा कर लो, ये 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, तो 600 और 1 700 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत ईजी प्रश्न था, आपको पहले परसेंटेज हटाना था, फिर दशमलव हटाना था, आप किसी भी एंगल से इसको आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है 2.25 भागे 15 गुणे 12 भागे 100 का मान जो है क्या होने वाला है। अब देखिएगा, ये दशमलव से ये सरलीकरण से रिलेटेड है, बोर्ड माउस के नियम सबसे पहले आपको आना चाहिए, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो 15 में 225 से भाग देंगे तो 15 मर्त में भाग लग जाएगा, गुणे फिर 12 हो जाएगा, फिर माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे गुणा कर लेंगे 15, तो ये हो जाएगा 180, 12 गुणे 15 बराबर, और माइनस करना है 100, तो ये हो जाएगा 80। जैसे ही आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा करना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, इसमें जो है आप लोगों को अगला जो है पद क्या होने वाला है। आप देखो यहाँ से आसानी तरीके से 7 से हो गया 15, 7 से हो गया 15, 15 से हो गया 31, 31 से 61, 127 से आपका अगला पद क्या होने वाला है। जब आप देखोगे तो 7 में 2 से गुणा कर दिया गया है और प्लस का 1, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर 15 को उठाया गया है, 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 15 दूना 30 और 1 31। देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से श्रृंखला जो है आपको दिख रहा होगा।
आप वही काम कर दो, यहाँ पे 127 गुणे 2 और प्लस का 1, 127 दूना 254 हो जाएगा और प्लस का 1 55 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है शून्यांक से रिलेटेड प्रश्न है, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। इसने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 और बराबर में 0। यहाँ से आप क्या करोगे, तो x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 11 को क्या कर सकते हो, तो 6 5 11 यानी कि 5x और प्लस माइनस करेंगे तो 6x प्लस का 30 और बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो x माइनस 5, यहाँ से जो है माइनस 6 कॉमन कर देंगे तो x माइनस जो है यहाँ पे 5, यानी x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 5 करेंगे यानी कि x बराबर, यहाँ से देखिए ये 5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, इधर माइनस का 6 है तो ये भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6, यानी x का वैल्यू 2 आएगा, एक खाली प्लस 5 एक खाली प्लस 6 आएगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है परसेंटेज है दिया गया, तो आप देखो कोई वैल्यू है उसका परसेंटेज दिया गया, हमें नहीं पता है, गुणे 1600 बराबर, यहाँ पे देखिए ये रूट है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट उठ के इधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 400। अब x प्रतिशत और यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा 1600, ये 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज हटाओगे तो x बटा हो जाएगा 100 बराबर 1 बटा 4। ये जो है तिरछा तिरछी गुणा करोगे, ये 100 इधर आ जाएगा गुणा में, यहाँ पे हो जाएगा 100, 4 के पहाड़ में 100 कट जाएगा, 25 चौका 100। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न था और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे अच्छे तरीके से समझे होंगे वही इस प्रश्न को एग्ज़ाम में सॉल्व भी कर सकते हैं, अन्यथा ये बहुत मुश्किल कर देगा आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर पूछ देता है। तो अगला प्रश्न है कि 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मैंने 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। तो यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपया है तो अगले महीने में अगले साल 11 रुपया हो जाएगा, फिर अगर 10 रुपया है तो अगले महीना 11 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 100, यहाँ से गुणा करेंगे 121, मतलब 2 साल में 100 रुपया वाला चीज़ जो है आपको कितना हो जाएगा 121, मतलब आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा 21%। आप क्या करो 21% जो है 10,000 का निकाल दो, आपका वही राइट उत्तर है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 2100 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है एक दुकानदार 800 रुपये की वस्तु 12% के छूट देता है और फिर भी उससे जो है 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यदि लागत मूल्य इतना रुपया है तो। अब चलिएगा, इसने कहा है यदि लागत मूल्य यहाँ है तो यहाँ पिछले डेटा के आधार पर गणना करें। सबसे पहले 800 रुपया है आप लोगों के पास, ठीक है। एक दुकानदार 800 रुपये की वस्तु पर 20% का छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो देखिए इस तरीके के कंडीशन में आप क्या करो कि सीपी में आपको क्या होता है, बट्टा छोड़ना होता है। तो 10% का छूट देना है तो 100 में से घटा दोगे 80, और लाभ होता है एमपी पे आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। कितना लाभ है 10% का, यानी 110। फ्रैक्शन में बना दो 8:1। इसने कहा है कि इतना रुपया के वस्तु पर, इतना रुपया का वस्तु है, आप समझो इससे तो कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। प्रश्न यहाँ से दिया है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें यदि लागत मूल्य ये है। तो देखिए लागत मूल्य कितना है 640 रुपया, इस पे जो है 20% का छूट दिया जाएगा, यानी कि हमें जो है छूट देना है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा 100 वाली सामान 120 में 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और फिर आप इसी लगले लाभ भी निकाल लो। लाभ कितना है 10% का लाभ है, यानी 110 बटा आप 100 कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर भी पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे लगभग में आएगा क्या जी, लगभग में
देखिएगा इस प्रश्न में थोड़े से जो है लग रहा है कि डाउट हो गया है। यहाँ पे जो है प्रश्न 2 बार लिख दिया है। एक व्यक्ति का जो है अंकित मूल्य क्या है यदि लागत मूल्य इतना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार दिया है कि वस्तु का लागत मूल्य, तो यहाँ पे 800 है, फिर कह रहा है लागत मूल्य 640 है। 2 बार लागत मूल्य कैसे हो जाएगा जी। यहाँ पे थोड़े से जो है प्रश्न में डाउट है, इसको हम अगले प्रश्न में अगली बार इसको करेक्शन करके देख लेते हैं। ठीक है, ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। ए जो है मान लो आप अनुपात में है तो x 3x और ये b जो है 4x है। इसने कहा 4 वर्ष बाद इनके आयु का योग जो है इतना है 4 वर्ष बाद। तो देखो इनका योग करेंगे हम लोग 4 वर्ष बाद, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे और 4 वर्ष बाद ये भी 4 अधिक होगा, ये भी 4 अधिक होगा, यानी कि 4 4 ये 8 वर्ष अधिक हो जाएंगे। इसने कहा नहीं भाई साहब 64 वर्ष हैं। हमने कहा 4 3 7 वर्ष के हो जाएंगे ये, इसने कहा 64 और ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7x बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 56। 7 के पहाड़ में कट जाएगा, 7 8 56, एक्स का वैल्यू 7। इसने कहा ए का एज कितना है 3x, तो 3 में 8 से गुणा कर दो, 3 8 24 वर्ष का जो है ए है। वर्तमान में कितने का है 24 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10 मीटर घटा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत का जो है लंबाई बढ़ा दिया जाए फिर जो है चौड़ाई घटा दी जाए तो इसके फॉर्मूले जो है आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले आप लिखोगे 20, फिर माइनस के 10 और माइनस लिखोगे 20 गुणे 10 और बट्टा 100। अब देखो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 और यहाँ से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 माइनस 2, तो 20 माइनस 12 कर दोगे आपका 8% की कमी हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका फार्मूला क्या होता है, तो आप देखो बढ़ाया गया फिर घटाया गया का सूत्र होता है ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100। ये जो है आप लोग फार्मूला याद रखोगे, ये प्रश्न बन जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 554 मीटर प्रति घंटे की गति से एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर सकती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है। आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे 250 मीटर की है तो यहाँ पे कितने समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे 54 है, इसको तो पहले किलोमीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/100, क्योंकि ये कितना है मीटर पर सेकेंड, 5 1/18, 18 3 54, 3 5 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 से काट दो, 15 का में 15 कितना हो गया 10, 15 छक्के 90, यानी कि पॉइंट में आएगा 16.1666 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि इनमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण इतना हो जाता है, तो जो है दूध की मात्रा आप लोग को बताना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। पहले हमारे पास 7x था दूध और 3x था यहाँ पे जो है पानी। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है 10 लीटर दूध मिलाया गया है, तो दूध कितना है यहाँ पे 3, इसमें 10 लीटर जोड़ दो, 10 लीटर, यानी कि हमने जो है कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया हुआ है जो है मिल्क में, तो अनुपात 7/5 हो जाता है। अब जो है हमें नया बनाना है अनुपात, तो यहाँ से जो है तिरछा तिरछी सॉल्व करना पड़ेगा। 7 5 35 एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 7 3 का 21 एक्स और 7 10 का 70 हो जाएगा। इधर देख लो 7 5 35 हुआ है ना, इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 35x और माइनस के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 21x, तो ये हो जाएगा आपका 14x और बराबर में इधर कितना बचेगा 70। x का वैल्यू निकालेंगे 70/14, ये कट जाएगा 5, x का वैल्यू 5। उसने कहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा आप लोगों से पूछा गया है, तो बताओ मिश्रण में दूध की मात्रा। x का वैल्यू कितना हमने निकाला है 5, तो 5 से गुणा कर दो इसका मिल्क दूध, 7 5 35 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 35 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि P एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो आप देखो ये P है, ये किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और Q जो है उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, तो दोनों का जो है लॉसो ले लो, ये टोटल काम हो जाएगा 24, 12 2 मर्त में करेगा ये 1, यानी कि जो है इसने कहा 1/2 हिस्सा, तो 24 टोटल काम है, इसका 1/2 हिस्सा मतलब इसका आधा काम करना है कितना 12 को काम 2 और 1 कितना करेंगे एक दिन में, ये
पी और क्यू मिला के 3 काम करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 3 चौके 12, यानी 4 दिनों में इसका आधा काम पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए विषम संख्या है, ठीक है, और 5 जो है क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या है, तो मान लेते हैं कि ये 35 जो है औसत है, तो ये बीच वाला हिस्सा होगा। तो इसके पहले इसके बाद वाला जो बड़ी संख्या होगी 37 हो जाएगा, विषम है तो। फिर उसके बाद से आपका 39 हो जाएगा, 37 के बाद 35, 37 और 39, इसके आगे आओगे 33, 33 के बाद 31, 5 देखो विषम संख्या हो गया, 31, 33, 35, 37, इसका औसत निकालोगे तो 35 होगा। औसत होता है बीच वाला हिस्सा, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 31 है इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि जो है एक बैग में इतने इतने के सिक्के हैं अनुपात में, यदि कुल जो है सिक्के इतने हैं तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आप देख लो। यहाँ पे सबसे पहले 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। आपको यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया है 5, 6, 8। 1 रुपया के 5 सिक्के होंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया। और यहाँ पे देखो प्लस कर लो, बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 50, ये 3 रुपये हो जाएगा, 3 रुपया हो गया ये। इसके बाद से ये 25 में 8 से 25 8 है, 25 चौका 100, 2 रुपये ये हो गया। हम देख रहे हैं टोटल जो है राशि 5 और 3 8 और 2 10 रुपया हो रहा है। इसने कहा टोटल रुपया कितना है, तो 420 है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू आ गया 42। इसने कहा 50 पैसा, 50 पैसा का देख लो यहाँ पे दिया गया है, तो आपका 42 गुणे आपको कितना करना है 6, कितना है यहाँ पे 1 का वैल्यू आया है 42 और हमारे पास कितना है अनुपात में 6, तो 6 गुणे 42 कर दोगे तो 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 6 चौका 24 1 25, 252 जो है सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 200 रुपये का कितना प्रतिशत 50 का 40% है। 200 का कितना परसेंट जो है निकालोगे, 200 का कितना परसेंट, 200 का परसेंटेज निकालना है। 200 का कितना परसेंट जो है समझिएगा, इसने कहा है कि 50 का है, 50 जो है इसका पहले 40% निकाल दो, तो 40 बटा आप कर दो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 पचे 20। इसने कहा जो 20 है ये 200 का कितना परसेंट है, तो 20 और 200 का कितना, यानी 200 बटा 100, यानी कि यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा आपका 10%। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको बनाना था ये प्रश्न। अब जो है अब चलिएगा आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके जो है द्वारा तैयार और जो है कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए ये बैंक से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको ऐसे प्रश्न भी आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो है बैंक से हम लोग रिलेटेड बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आना चाहिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का जो है पूर्ण रूप क्या है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेक की वैधता अवधि जारी होने की जो है तारीख से कितने समय तक होती है। तो ये कितने समय तक होती है वैध जो है बैंक में जो चेक होता है, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है 3 महीने तक, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है पहुंचाने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त जो है प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है कहा जाता है आपको बिजनेस कॉरपोरेटेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है टैग लाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैग लाइन क्या है, तो इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।